अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। और नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर के मौसम की, जिसका पल भर में ही पता नहीं चलता। कभी बारिश हो रही है तो कभी तेज़ धूप निकल आती है। तो अब लाहौर वाले मज़ीद बारिशों के लिए भी तैयार हो जाएं और इसके साथ साथ सैलाब से मुतल्लिक भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ये कहा जा रहा है कि लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और अगर पंजाब के दरियाओं की बात करें तो वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बुध के रोज़ लाहौर में हमने देखा कि शदीद बारिशों का जो 30 साला रिकॉर्ड था वो टूट गया, जिसके बाद सुबह पंजाब में सैलाब के हवाले से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। NDMA की जानिब से 5 से 10 जुलाई के दौरान मुल्क में मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। NDMA के मुताबिक मानसून की मज़ीद बारिशों से मुख्तलिफ दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी है। और इसके साथ साथ जो अलर्ट है उसके मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि डेरा गाजी खान डिवीज़न के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ के दौरान मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाकों का भी ज़ेर आब आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के अलावा जो नदी नाले उनमें तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। तो मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट किया है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं प्री मानसून सीज़न का जो आगाज़ हुआ है, बारिशों का सिलसिला जारी है, मौसम एकदम ही बदल जाता है। हम सबको एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ की बरियत का फैसला आ गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। निशान हैदर हवालदार लालक जान शहीद का यौम शहादत। ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया, बाबर भारत से टाकरे के मुंतज़िर। और हारिस रऊफ की धमाकेदार एंट्री भी होगी न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे सियासी मंजरनामे पर, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF मुआहदा तो हो चुका है और दूसरी जानिब CPEC की मफाहमती याददाश्त पर 10 साल मुकम्मल हुए। तो उसकी तकरीबात में वज़ीर आज़म ने भारत को CPEC की मुखालफत करने की बजाय उसमें शामिल होने की पेशकश भी की है। बड़ा ही अच्छा जेस्चर है वज़ीर आज़म की जानिब से। तो उधर पाकिस्तान में होने वाली सियासी पेचीदगियों पर अगर हम बात करें तो इस वक्त नवाज शरीफ लाइमलाइट में नज़र आ रहे हैं। लंदन से वो दुबई पहुंचे, शाही मुलाकातें उनकी हुई। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी सियासी बैठक भी हुई, जिसके बाद दौरा सऊदी अरब और अब पाकिस्तान से भी नवाज शरीफ से मुताल्लिक कुछ खास खबरें सामने आ रही हैं। जहां एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरियत का फैसला जारी किया है। और इस फैसले में यह कहा गया है, रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुक्काम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया था। मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साख को तबाह किया गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आमिरों और कठपुतलियों का जो दौर है वो किस्सा पारीना बन चुका है और अब पाकिस्तान का आज और आने वाला कल जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि असल गॉडफादर और सिजिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात करें तो दोनों की मुश्किलात में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। और अब ये बातें भी हो रही हैं कि जो PTI चेयरमैन हैं वो अस खुद गिरफ्तारी दे दें। ओन चौधरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चेयरमैन PTI को साने 9 मई के 2 मजीद मुकदमात में नामजद किया गया है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके भाई अहमद मुश्तबा एंटी करप्शन की अदालत में पेश नहीं हुए। कल पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें स्वीडन में होने वाले वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। और आज इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस भी निकलेंगे, मुजाहरे भी किए जाएंगे। जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई उसके खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई है और आज उस हवाले से मुजाहिरीन सड़कों पर भी मौजूद होंगे और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अगर PTI चेयरमैन की हम मुश्किलात की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि इजाफा दिखाई दे रहा है और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि PTI चेयरमैन
खुद गिरफ्तारी भी दे सकते हैं। अब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो रवैया है, वो भी तब्दील होता नज़र आ रहा है और शायद जिस तरह से पहले वो एनर्जेटिक थे उस तरह से अब दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही साथ नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है बरियत के हवाले से, और अब देखना यह है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो किस वक्त होती है, क्योंकि जो सियासी हल्के हैं वो यही इंतज़ार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे और कब आकर जो अपनी जमात है उसकी भागदौड़ संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ओन चौधरी पहुंचे हैं और इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई को साने नौमे के जो 2 मज़ीद मुकदमात हैं उनमें भी वो नामजद हो चुके हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके भाई अहमद मुश्तबा की अगर बात करें तो वो भी एंटी करप्शन की अदालत में पेश नहीं हुए हैं। उनकी पेशी कल मुतवक्के थी लेकिन वो पेश नहीं हुए। और साथ ही साथ अगर हम IMF के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो अच्छी खबरें भी मौसूल हो रही हैं। मईशत के हवाले से डॉलर की जो प्राइस है वो भी हम देख रहे हैं कि डे बाय डे गिर रही है और मार्केट में डॉलर दस्तयाब होना भी शुरू हो चुका है। IMF मुआहदा एक तरफ हुआ तो CPEC की जो मफाहमती याददाश्त पर 10 साल मुकम्मल हुए, वज़ीर आज़म की जानिब से उस पर गुफ्तगू की गई और बड़ा अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया, जिस तरह से भारत को ये कहा है कि वो CPEC की मुखालफत नहीं करे बल्कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें शामिल होने की कोशिश करे। और वज़ीर आज़म की जानिब से इस बात की पेशकश भी की गई है भारत को। अब देखना ही है कि भारत का रिस्पांस क्या होगा। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो वज़ीर आज़म की जानिब से ऑफ़र भी की गई है और सबसे जो लाइमलाइट में इस वक्त हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। लंदन से पहले वो दुबई पहुंचे थे, फिर उनकी शाही मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बैठक हुई, आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी मुलाकात हुई। दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी खबरें उनकी मौसूल होती रहीं। पाकिस्तान से भी नवाज शरीफ से मुतल्लिक कुछ ख़ास खबरें आ रही हैं। तो एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से भी जो फ़ैसला सामने आया है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में आया है और ये कहा गया है कि उनका सियासी करियर तबाह करने की कोशिश की गई है। नैब को अपॉइंट किया गया इस मकसद के लिए और कोशिश यही की जाती रही है कि नवाज शरीफ का जो सियासी करियर है उसको किसी ना किसी तरह से ख़राब किया जाए। बहरहाल नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, इस पर हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस भी इस पर शामिल करेंगे और अब बात करेंगे एक फ़ास्ट बॉलर की शादी की जिनकी ज़िंदगी में एक नई इनिंग्स का आगाज़ होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कौमी टीम के फ़ास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। एक दिन पहले हारिस रऊफ़ की शादी के सिलसिले में मुनक्किद की गई कवाली नाइट के ये मनाजिर हैं जो आप नियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां मेहंदी में उन्होंने अपनी एंट्री दी है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं इस वायरल वीडियो को, जिसमें शायकीन के जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो अपनी मेहंदी पर, घोड़ी पर भी उन्होंने एंट्री दी है और हैवी बाइक पर भी एंट्री देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी इस शादी की तकरीब को भरपूर एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। तो मंगल की रात हारिस रऊफ़ की ढोलकी की तकरीब मुनक्किद हुई थी जिसमें उनके रिश्तेदार मौजूद थे, उनके दोस्तों ने भी शिरकत की है। हारिस रऊफ़ की शादी में शिरकत के लिए उनके साथ जो क्रिकेटर हैं वो इस्लामाबाद जाने के लिए काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस शादी खानाबादी की जो तकरीब है उसको 4 चांद ज़रूर लगेंगे, क्योंकि हमारी जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको मदऊ किया गया है इस शादी पर। और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही हैं, जितने खुश हारिस रऊफ़ दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो घोड़ी पर एंट्री देते हुए दिखाई दिए हैं, फिर हैवी बाइक पर भी आए हैं, तो काफ़ी पसंद किया जा रहा है उनकी इस वीडियो को। एक दिन पहले उनकी शादी के सिलसिले में कवाली नाइट भी मुनक्किद की गई थी, जहां पर खूब हल्ला गुल्ला भी देखने में आया है और काफ़ी जो वीडियोस हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम प्लेयर्स हैं अब उनकी भी हज से वापसी हो चुकी है। तो तमाम प्लेयर्स की जो वीडियोस हैं इस तरह की आगे भी मंजर यहाँ पर आएंगी। इस्लामाबाद ये तमाम लोग पहुँच रहे हैं इस तकरीब में शिरकत के लिए, तो इंतज़ार किया जा रहा है अपने फेवरेट स्टार्स की इस तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ हैं और ये शादी की जो पुरवकार तकरीब होगी इसका इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और हम सबके पसंदीदा खिलाड़ी हैं और अब उनकी जो शादी है वो होने वाली है कुछ ही दिन में, तो शादी पर एंजॉय करते भी वो हमें नज़र आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सियासी मंजरनामे पर हम डिस्कस कर रहे थे। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ साहब को जो साबिक दौरे हुकूमत में हमने देखा जिस सख्ती का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, अब हम देख रहे हैं कि अदालतों से जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो एक अहम फैसला आया है उनके हक में, क्या देख रहे हैं, अब वापसी जल्दी होगी? ये आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी नज़ीर साहब आपसे।
जी जी होनी चाहिए, मतलब वापसी। अच्छा, पहली बात यह है कि ये रिलीफ मिलने को नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये नहीं देखना चाहिए कि इस वक्त मुकदमा क्या सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए और किसी और। जी नजीर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को फिलफौर वापस आना चाहिए। मुकदमात के मुकद्दर का नहीं देखना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के और सियासत के मुकद्दर को देखना चाहिए। नज़ीर लगारी साहब से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और नवाज शरीफ की वापसी से अब देखना यह है कि सियासत में जो हलचल है वो तो ज़रूर पैदा होगी और उनकी वापसी के बाद जो इलेक्शन में ताख़ीर का अंसर है वो एक अहम सवाल है कि वो अंसर ख़त्म होना चाहिए, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन भी इंतखाबात होने या ना होने के बारे में कंफर्म नहीं है और इस बारे में इस हवाले से बयान भी जारी हुआ है। तो इंतज़ार तो ये किया जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएँ और जिस तरह से नज़ीर लगारी साहब भी यही कह रहे हैं कि उन्हें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि उन्हें कहाँ से रिलीफ मिल रहा है, कहाँ से रिलीफ नहीं मिल रहा। उन्हें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, उन्हें अपनी जमात का सोचना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम का सोचना चाहिए और आकर जो इलेक्शन हैं उनमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। तो नवाज शरीफ की वापसी से सियासत में कितनी हलचल पैदा होगी ये तो उनकी वापसी पर ही पता लगे। अब हम ये देख रहे हैं कि उनको अदालतों से जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि साबिक दौरे हुकूमत में उनको काफ़ी सख्ती का सामना करना पड़ा और अब जो फैसले सामने आ रहे हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है कि खुसूसी तौर पर नैब को इन्वॉल्व किया गया कि उनके सियासी करियर को ख़राब किया जाए और ऐसा लग रहा है कि अब जो उनकी वतन वापसी है वो कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी से सियासत में हलचल तो यकीनी तौर पर पैदा होगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। चीफ जस्टिस मुसरत हलाली इस वक्त मौजूद हैं और हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी है। That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law. That in all the circumstances I will do right to the manner of the people according to the law. Without fear or favor, affection or ill will. Without fear or favor, affection or ill will. May Almighty Allah May Almighty Allah help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Thank you very much. चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जस्टिस मुसरत हलाली से हल्फ ले रहे हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब न्यूज़ स्क्रीन पर आपने मुलाहिजा की नाजरीन, और हम बात कर रहे थे सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब से और उनका इस हवाले से कहना था कि नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द वतन वापस आना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और अब देखना यह है कि उनकी वापसी के बाद इलेक्शन में ताख़ीर का जो अंसर है वो भी शायद ख़त्म हो जाएगा। तकरीब के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे थे। मुसरत हलाली साहिबा की हल्फ बर्दारी तकरीब इस वक्त जारी है। दूसरी खातून जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं और मनाज़िर आप देख रहे थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जस्टिस मुसरत हलाली से हल्फ ले रहे थे, ये तकरीब जारी थी और न्यूज़ स्क्रीन पर बराह रास्त आपने मनाज़िर मुलाहिजा किए। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब से जो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ की वापसी से सियासत में हलचल तो पैदा होगी ही,
आप क्या देख रहे हैं, उनकी वापसी के बाद जो इलेक्शन में ताखीर का आंसर है वो खत्म होगा या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में उस अंसर को वैसे भी खत्म ही होना चाहिए और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और एक मसमूम कर दिया गया है पाकिस्तान की फिजा को और एक जहर आलूद कर दिया गया है जो साबिक वज़ीर आज़म ने इस मुल्क की फिजा को किया है और बहुत ही ज्यादा जहर आलूद कर दिया गया है। उन्होंने नफरतें फैलाई हैं मुल्क के इदारों के खिलाफ, सिक्योरिटी इदारों को उनका टारगेट किया और बेरहमी से उन्होंने जो है एक ऐसा माहौल पैदा किया जिससे लगता था कि वो अवाम को सफारा कर रहे हैं अपने ही आर्म फोर्सेस के खिलाफ और वो कोई और एजेंडा लगता था, मुझे कहीं किसी और का एजेंडा लगता था। उस सारी फिजा को नॉर्मल भी होना चाहिए और इलेक्शन भी वक्त पर होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और लगारी साहब, पीटीआई चेयरमैन अब हम ये देख रहे हैं कि वो असद गिरफ्तारी के बारे में सोच रहे हैं, तो लग रहा है ऐसा मुमकिन है? क्योंकि पहले तो उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए बड़े अजीबोगरीब काम किए थे। जब भी पुलिस गई है, अगर वो वारंट रिसीव कराने भी गई है या कोई नोटिस सर्व करने भी गई है, तो भी वो गिरफ्तारी के लिए बचने के बहुत अजीब काम करते थे। अब क्या कोई नई हिकमत अमली उनकी है? नहीं, कोई हिकमत अमली, कोई तैयारी क्या चीज करेगी उनको वो नाजों के पाले हुए बहुत सी जरूरी चीजें हैं जिनके बगैर तो वो रह नहीं सकते हैं। जेल तो जेल होती है ना, जेल के अंदर इस तरह थोड़ी होते है कि आपको अपना मतलूबा वो जो है जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे जेल मिले। जेल वैसे ही इंसानों के रहने के काबिल होनी चाहिए और इंसानों के ही माहौल के मुताबिक होने चाहिए और जो जुर्म करके जाते हैं वो भी इंसान ही होते हैं और अपने माहौल में ही उन्हें जुर्म करने की तरगीब होती है। लेकिन ये तो एक अजीब अनोखा लाडला था और जो अपने लिए हर तरह की सहूलतें, हर तरह की चीजें, हर तरह के अयाशियां, हर तरह के मजे अपने लिए मांगते थे, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ भी नहीं चाहते थे। और लिहाजा गिरफ्तारी अगर होती है तो ये चंद ही दिनों में अपने आप को देखेंगे कि किस तरह से मसवार हो रहे हैं, किस तरह से ढह रहे हैं और किस तरह से वो ये सोच रहे हैं कि जनाब जेल बुरी चीज होती है। तो जिस तरह इन्होंने मुखालफिन को, अपने तमाम मुखालफिन को जेलों में डाला, तो इनको अपनी फाशिज्म की जो है वो एक शक्ल नजर आएगी और फाशिस्ट जो है वो अल्टीमेटली खुद अपने आप को ही जो है एलिमिनेट करता है और ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने के दर पे होंगे। और हिटलर आपने देखा है कैसा लगता था कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फिरौन हुई है, लेकिन वो किस तरह से अपने आप को इस तरह लापता कर गया है कि आज तक उसका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। तो ऐसे ही इनके मिजाज वही है। अब मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि लोगों को इनने ख्वाब दिखाए और वो ख्वाब भी ऐसे ही थे, बहुत चिकनाचूर किस्म के ख्वाब थे, लेकिन उन ख्वाबों से भी पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं हासिल होना था। कौन सा मुआशी प्रोग्राम दिया था, कौन सा सियासी प्रोग्राम दिया था, कौन सा समाजी प्रोग्राम दिया था, कौन सा फलाही प्रोग्राम दिया था और कौन सा ऐसा प्रोग्राम दिया था जिससे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, जिससे 3.5-4 साल तक तो इस मुल्क के लिए अजाब बने रहे, इस मुल्क को एक जहन्नुम की सूरत में इन्होंने रखा है। तो अब क्या इससे कौन सा वो लाते ऐसी चीज जिससे वो पाकिस्तान को बनाते। 2022 में जनवरी फरवरी में लोग ये चाहते थे कि इनसे जान छूटे। ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली और कारकर्दगी की एक बुरी मिसाल है कि वो लोग उनको याद करते हैं, वरना वो ऐसे नहीं है कि लोग उनको याद करते। फिर एक नैरेटिव बनाया गया एक खास तौर पर, मैं बड़ा जुर्रतमंद हूँ, बड़ा जरी हूँ और अमेरिका मेरे हुकूमत को खत्म कर रहा है और सारे का सारा उन्होंने अपनी नाअहली का बोझ जो है अमेरिका पर लाद दिया। अमेरिका मेरे इक़्तिदार को खत्म कर रहा है। डोनाल्ड लू ने खत लिखा है, डोनाल्ड लू जो है मेरी हुकूमत को खत्म करना चाहता है। बाद में पता चला कि वो असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी असिस्टेंट सेक्रेटरी है, वो उस बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं और इमरान खान को उनका नाम ही भूल गया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में आप चीजें लॉजिक की तरफ जाएंगी, मंतक की तरफ जाएंगी और जिस तरह से इस लाडले को लाया गया था, जिस तरह से इसकी बारात लाई गई थी, वो लगता था कि इसके मुल्क को मसीहा समझ कर लाया गया। वो तो एक अजाब था, एक पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत था, एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। ठीक है। तो लगारी साहब, अभी एक और अहम मामला हुआ, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी हटाया गया और अभी भी यही कहा जा रहा है कि जितने भी रोपोश पीटीआई के जो रहनुमा थे वो वहीं पर मौजूद थे। क्या अब उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आएगी, तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा? नहीं, मुझे उसका अंदाजा नहीं है। वो नाइल हुए हैं अपनी को डिग्री के जाली होने के सबब, हाँ, इस वजह से नाइल हुए हैं
और अगर वो एक पनाहगाह बनी हुई थी, और वैसे भी आपने देखा था कि इनकी हिफाजत के लिए जमान पार्क में तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आई हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे पुलिस के दस्ते मंगाकर इन्होंने जो है अपना एक मुखालिफ पंजाब फोर्स के मद्दे मुकाबले एक और फोर्स बुला ली है। तो ये ठीक नहीं था, एक दूसरे के सूबों को मद्दे मुकाबले लाना, वफाक के और सूबों को मद्दे मुकाबले लाना। और भाई एक शख्स की अगर 100 से ज्यादा सीटें हों, 135 के करीब या 136 के करीब सीटें हों और ऐवान में हूँ, और वो अपनी ही ऐवान में एक दिन बैठना गवारा ना करे बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? जो शख्स अपने सूबे में, दो बड़े सूबों में अपनी हुकूमतें होने के बावजूद अपनी ही हुकूमत को तोड़ डाले, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? जो कतई अक्सरियत वाला सूबा था, उनको तो 2 मुद्दतों तक कोई परवाह नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में वो बैठे हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तोड़ने के लिए कौन सी उनको ऐसी बेचैनी और बेकरारी थी, और उससे उन्होंने कौन सी मंजिल हासिल की और क्या चीज उसने हासिल की है? ठीक है, तो लगारी साहब, जिस तरह से हम पहले भी देखते आए हैं, पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग मौजूद थे, अब वही लोग उन्हीं के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। सियासी वफादारियां हमने देखी जिस तरह से तब्दील हुई, और अब पीटीआई चेयरमैन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। तो आप समझते हैं पहले जैसी एनर्जी अब मौजूद नहीं है, सपोर्ट भी मौजूद नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं मौजूद नहीं है। हवा था, गुब्बारे में हवा भरी हुई थी। जब हवा निकल गई तो क्या रहेगा गुब्बारे के अंदर? गुब्बारे के अंदर हवा डाली गई थी, और जिन लोगों ने हवा डाली थी वो उन्हीं के पीछे पड़ गए, उन्हीं के पीछे जाकर उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया, उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ मैदान में आ गए। और इसलिए नहीं कि वो उन्होंने कोई गलत काम किया, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि आइन के तहत जो कुछ हो रहा है उसमें हम फरीक नहीं बनेंगे। क्या मतलब है? अगर आइन का एक प्रोसेस हो रहा है, आर्टिकल 95 में आइन में तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वजीर आजम, ये साबिक वजीर आजम है, चेयरमैन पीटीआई हैं, जिनको आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक हटाया गया। पाकिस्तान की तारीख के ये वाहिद वो हैं। उससे पहले आर्टिकल 58(2) भी लगाया जाता था, या अदालती फैसलों से हटाया जाता था, या मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। लेकिन इनको जो एक आईनी प्रोसेस के जरिए हटाया गया, और आईनी प्रोसेस यही था, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। और मैं ये समझता हूँ अब भी ये वक्त है, आइन को एब्रोगेट किया गया है, आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को तोड़ा गया, आइन को सस्पेंड किया गया। जिस दिन इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को कहा कि इसको हम मुस्तरद कर रहे हैं, ये कोई ऐसा तरीकाकार नहीं था। इस पर सबवर्जन की आर्टिकल लगना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ जिसमें ये खुद भी शामिल थे और दीगर लोग भी शामिल थे, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इनक्शन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से तब्दीलियों की जद में है, और जाहिर सी बात है कि जब बड़ी सीट तब्दील होती है तो फिर नीचे भी काफ़ी तब्दीलियां रुनुमा होती हैं। और अब देखते हैं कि ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात किस तरीके से चलाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, और चार्ज संभालने के बाद चौधरी ज़का अशरफ की PCB हेडक्वार्टर्स आमद भी हुई, जहाँ बोर्ड के आला अहदेदारों ने ज़का अशरफ का इस्तकबाल किया है, और उनकी ज़ेर सदारत PCB मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में हुआ। इसके अलावा कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कराची नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बार बार तब्दीली से वो या उनकी टीम परेशान नहीं होते, हमारी जो तवज्जो है, जो हमारा फोकस है, वो सिर्फ क्रिकेट पर है। तो क्या तब्दीलियां हो रही हैं, इस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। भारत के हवाले से बात करते हुए बाबर आजम का कहना था कि भारत में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया से खेलने नहीं जा रहे। 9 टीमों को शिकस्त देंगे तो ही हम फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे। उधर PCB के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ट्विटर पर उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में अपनी वापसी का ऐलान भी किया है। रमीज राजा अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ के लिए वो कमेंट्री बॉक्स में वापस आ गए हैं।
दूसरी जानिब शाहीन आफरीदी भी भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर नजरें लगाए हुए हैं। सीनियर एनालिस्ट माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां कोई नई बात नहीं है, कोई आज की बात नहीं है। जब भी हुकूमत तब्दील होती है या कोई भी प्रेशर ग्रुप बनता है तो सबसे पहले जो हम चेंजेस देखते हैं वो हम पीसीबी में देखते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप दोबारा से ज़का अशरफ साहब की आमद को? देखें अनवर साहब, ज़का अशरफ साहब की सलाहियतों से इनकार नहीं है। वो 17 महीने पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन ये जो रिसेंटली जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट को एक मजाक बनाया हुआ है हुकूमत की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से, तो मतलब हमारे मुल्क में अब एक ही तो तफरी है, एक ही खेल है जिसमें हमारी 25 करोड़ आवाम की दिलचस्पी है। लेकिन जिस तरह क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पहले बीओजी का मेंबर नामजद किया गया ज़का अशरफ साहब को, फिर वो अदालतों में मामला चले गए। फिर परसों रात को 11:15 बजे एक नोटिफिकेशन जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह साहब, उनके दस्तखत से जारी हुआ, जिसमें 10 मेंबर कमेटी बनाई गई जिसके हेड ज़का अशरफ थे। और ज़का अशरफ के अलावा 2 या 3 नाम ऐसे हैं जो क्रिकेट के हलकों में थोड़े बहुत आशना नाम है। बाकी 6 से 7 लोग तो ऐसे हैं। मैंने अपनी 35-36 साल की इस जर्नलिज्म के कैरियर में मैंने तो उन लोगों के साथ ना मेरा कभी वास्ता पड़ा, ना मैंने कभी उन लोगों के नाम सुने। तो मतलब आपने अगर लाना है किसी को भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए जी, तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो डेमोक्रेसी है, जमहूरी हुकूमत है, तो ये गैर जमहूरी अंदाज में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लाना। फिर अगर आपको याद हो, एहसान मजारी साहब जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं, आईपीसी के अंडर में स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी आती है, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि नजम सेठी साहब अगर मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और उनकी निगरानी में जब इलेक्शन प्रोसेस हो जाता है तो वो फिर पीसीबी के चेयरमैन 3 साल के लिए नहीं बन सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या 4 महीने तक तो ज़का अशरफ साहब की नामजदगी हुई है, 4 महीने बाद ज़का अशरफ साहब उस मजारी साहब के जो बयान के हिसाब से अगर वो पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शन लड़ते हैं फिर तो मफादात का टकराव है। ठीक है, तो भट्टी साहब, बोर्ड का एक सरबराह हम देखते हैं पॉलिसी सेट कर रहा होता है तो फिर दूसरा आ जाता है, सेम एज जिस तरह हमारी गवर्नमेंट के साथ होता है। एशिया कप के हवाले से जो मौकिफ अपनाया, आप उससे कितना इत्तेफाक करते हैं? मौजूदा सरबराह जो हैं ज़का अशरफ, आपको लगता है उसी पॉलिसी पर काम करेंगे? देखिए, नजम सेठी साहब ने जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी इंडिया से कि इंडिया तो पाकिस्तान को एशिया कप के मैचेस देने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली नजम सेठी का जो हाइब्रिड मॉडल था जिसके तहत 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले, लेकिन अभी तो ज़का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन ही नहीं बने थे। उन्होंने कहा कि मैं तो इस हाइब्रिड मॉडल से इत्तेफाक नहीं करता। तो इसका मतलब है कि उनकी पॉलिसियों से जो चेयरमैन बने हैं वो मुत्तफिक नहीं है। तो मेरे ख्याल में लोगों का आना जाना तो हुकूमत में भी रहता है, पीसीबी में भी रहता है, लेकिन पॉलिसियां चेंज नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि नजम सेठी की पॉलिसी जो थी वो जाती पॉलिसी थी, पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें, जब हम बड़े मनसब पे बैठे हों तो बयानबाजी से पहले थोड़ा सा तोल लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप क्या समझते हैं, मजीद भी कोई तब्दीलियां होंगी या जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वो होंगे जल्द ही? देखिए अनवर खबर साहब, ये जो मैनेजमेंट कमेटी परसों रात को जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये 4 महीने के लिए अनाउंस हुई है, जिसका मतलब ये है कि नवंबर तक ज़का अशरफ और उनकी टीम काम करेगी। अगर मजीद अदालत में मामला या स्टे वगैरह की कोई सूरत हाल ना हुई तो नवंबर तक तो ये मैनेजमेंट कमेटी रहेगी। अब इस मैनेजमेंट कमेटी के दौर में पाकिस्तान ने इस महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेलनी है, लेकिन जो सबसे बड़े असाइनमेंट्स हैं, एशिया कप सितंबर में पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, अक्टूबर में पाकिस्तान ने भारत जाके वर्ल्ड कप खेलना है। बल्कि आज रात को ज़का अशरफ साहब डरबन जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, पीसीबी के 2 और अफसरान के साथ, जहां पर आईसीसी की सालाना बोर्ड मीटिंग है। उस मीटिंग में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या ये मुद्दा उठाएगा
कि अहमदाबाद में हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहते। तो देखिए बहुत सारे मामलात हैं जो अभी नॉर्मल नहीं है। लेकिन भट्टी साहब, इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि फिर नवंबर में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आती है, तो फिर एक बार हम देखेंगे जो पीसीबी चेयरमैन है फिर तब्दील होंगे क्या? यकीनी तौर पर देखें, अगर पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आती है फिर तो ज़का अशरफ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब और पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर पीएमएलएन की हुकूमत आती है या कोई और हुकूमत में आता है, फिर तो मेरा ख्याल में पीसीबी चेयरमैनशिप का ताज जो है उसके सर पे सजेगा। लिहाजा अब ये इलेक्शन के नताइज पर होंगे, लेकिन इलेक्शन यकीनी तौर पर पीसीबी की चेयरमैनशिप की जो पोस्ट है उसका भी फैसला करेंगे। ठीक है। और आप क्या समझते हैं, बाबर आजम तो अभी हम देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि बोर्ड में होने वाली जो भी कोई तब्दीलियां हैं उन्हें कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन शायद हकीकत में ऐसा नहीं होता। आप ये समझते हैं कि फ़र्क तो पड़ता है, टीम की स्पिरिट पर भी फ़र्क पड़ता है जब इस तरह के मामला चेंज होते हैं? देखें अनवर साहब, मैं और आप भी इंसान हैं। अगर हमारे ऑफिस में भी कोई टॉप की चेंज आती है तो हम यकीनी तौर पर उसके असरात तो लेने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम मीडिया पे तो जाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि हमें असर पड़ता है, लेकिन मुझे मालूम है कि क्रिकेटर्स में भी ये चेमगोइयां होती हैं कि यार फला चेयरमैन अच्छा था या फला चेयरमैन आ गया है, अब हमें इस तरह के मामला फेस करना पड़ेंगे। तो इन तब्दीलियों का तो असर पड़ता है। लिहाजा मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट अगर दुनिया में फ्लरिश कर रही है तो उसकी वजह हमारे प्लेयर्स हैं, जो इन क्राइसिस की वजह से, कभी स्पॉट फिक्सिंग का क्राइसिस है, कभी मैच फिक्सिंग का क्राइसिस है, कभी बॉल टेम्परिंग का क्राइसिस है, लेकिन हमारे को उठा के रखते हैं। पीसीबी के हेडक्वार्टर में भी जो चेंजेस होती हैं, अब पीसीबी में जितनी सियासत आजकल हो रही है मेरे ख्याल में उतनी तो पार्लियामेंट में भी नहीं होती। तो लिहाजा हमें अपने इस खेल को तो फिर इसका मतलब भट्टी साहब, टीम में भी फिर सियासत आएगी, टीम में भी तब्दीलियां देख रहे हैं आप? देखें, इशारा तो जो मिनिस्टर साहब है एहसान मजारी, उन्होंने पिछले दिनों जो 2-4 इंटरव्यूज दिए, उन इंटरव्यूज में टीम मैनेजमेंट की तब्दीली का तो इशारा दे दिया। अगर मिकी आर्थर तब्दील होते हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न जो हेड कोच है वो तब्दील होते हैं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम की कप्तानी पर भी सवाल उठ सकते हैं। फिर देखें अनवर साहब, एक और मसला है, अगर फॉरेन कोचेस के साथ हम मुआहिदा करके उनको वक्त से पहले चाहे पैसे देकर ही हम फारिग करें, जाहिर है फॉरेनर्स जो है वो अपने मुआहिदे के मुताबिक ही वापस जाएंगे। तो अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान में कौन आएगा, वो कहेगा यार फिर अगर बोर्ड चेंज हो गया तो हमें हटा दिया जाएगा। लिहाजा हमें बोर्ड में जो भी हो, हमें अपनी पॉलिसियों में तसलसल लाने की जरूरत है। ठीक है भट्टी साहब, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, वक्त की कमी है। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज अब शुरू होने जा रही है, कैसे देखें दोनों टीम्स के इस मुकाबले को? पाकिस्तान को कहां रेट करेंगे आप? मेरा ख्याल में श्रीलंका की यंग टीम है, अपने ग्राउंड पर वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम देती रही है। 1.5 साल पहले जो सीरीज हुई थी वो तो पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान 1-1 से बराबर हुई थी। मेरा ख्याल में 50-50 मैं कहूंगा दोनों टीमों के दरमियान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय। यूँ लगता है कि अल्लामा इकबाल ने ये शेर हवालदार लालक जान शहीद के लिए लिखा था, और आज वतन के बहादुर सपूत हवालदार लालक जान का 24वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग पर दुश्मन पर दाग बिठाने और उसके अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूत को निशान हैदर से नवाजा गया। बहादुर सपूत की शुजात और हिम्मत का एतराफ़ दुश्मन ने भी किया। हवालदार लालक जान ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की है। कारगिल के महाज पर इंतहाई कठिन हालात में दिफा किया। उनकी बहादुरी वतन के मुहाफिजों के अज़्म को जला बख्शती रहेगी। लालक जान ने कारगिल के मार्के में बुज़दिल दुश्मन को नाकों चने चबाए। हवालदार लालक जान ने अगले मोर्चों पर लड़ने के लिए अपनी खिदमात पेश की। लालक जान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कादिर पोस्ट आज भी नाजा है कि उसे हवालदार लालक जान जैसा नडर मुहाफिज मिला। हवालदार लालक जान 7 जुलाई 1999 को दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए।
हवलदार लालक जान की जुर्रत और बहादुरी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान हैदर से नवाजा। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड आबिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। एक मिसाल है हमारे लिए ये तमाम शहदा, और जिस तरह से आज 24वां यौम शहादत उनका मनाया जा रहा है, आपके कमेंट समझाएंगे इस पर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है जी ये शहदा की ही कुर्बानियों का मैं तो समझता हूँ सदका है जो हम शुरू से देते आ रहे हैं पार्टीशन से लेके और आज तक। क्योंकि जब पार्टीशन, जिसको हम ब्लडी पार्टीशन कहते हैं, वो हुआ तो तब से लेके आज तक। तो आपने जैसे भी बात की, ये यासीन के इलाके के रहने वाले थे और ही वाज, उससे इवन फ़ौज में आने से पहले भी ही वाज अ वेरी ह्यूमैन पर्सन। अपने इलाके के अंदर ही वाज नोन फॉर वेलफेयर, और एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई थी जिसके अंदर लोगों के काम और जो लोग जिनको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होती थी तो अपनी इस्तात के मुताबिक ये कुछ लोग मिल के किया करते थे। तो ही वाज अ ब्रेव सोल्जर, और इसका तो खाली जो एतराफ़ है वो हम लोग तो ज़ाहिर है कि ही वाज पार्ट ऑफ अस, हमारी कौम का हिस्सा है, हम तो खैर करते ही हैं। लेकिन इसका एतराफ़ तो जैसे आपको पता है कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में भी जो ब्रिगेडियर महेंद्रा बाजवा थे उन्होंने किया, लालिक जान के बारे में भी उन्होंने किया, और जो दुश्मन ने जो तारीफ़ इनकी की है वो आई थिंक किसी भी साइटेशन हाईएस्ट अवार्ड ने दिया जाए। जी हाईएस्ट अवार्ड दिया जाए तो इनको सबसे पहले निशान हैदर इनको मिला, फिर कैप्टन कर्नल शेर खान को मिला। तो ये जो टाइगर हिल थी, इसकी टाइगर हिल जहाँ पे ये मौजूद थे और जहाँ पे ये पूरी लड़ाई हुई, इस पर बहुत थोड़े से लोग थे। एक स्टेज पे तो सिर्फ 11 लोग थे जब ये वॉर पीक पे थी टाइगर हिल की। और टाइगर हिल जो था वो इस पूरी वॉर का, और आप अगर देखें श्रीनगर, दरास, कारगिल और ली के दरमियान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईएस्ट पॉइंट था वो टाइगर हिल था। तो और टाइगर हिल डायरेक्टली जो 56 ब्रिगेड है दुश्मन का, जो कि दरास के अंदर इसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, ना सिर्फ उसको ओवरलुक करता था बल्कि ये जो रोड गुजर रही थी जो कि उनकी खाली द ओनली आर्टरी थी सियाचिन को सर्व करने वाली, इसको भी देखता था। सो इस टाइगर हिल पे इंडियन आर्मी जो थी उसने एक्चुअली इस कारगिल सेक्टर के अंदर 2 डिवीज़न फ़ौज लेके आई, और 2 ब्रिगेड जो थे उनको ये टास्क दिया गया कि वो टाइगर हिल को खाली कराएं। और इन 11 लोगों के अगेंस्ट 18 ग्रेंडियर, 18 सिख रेजिमेंट, 2 नागा रेजिमेंट, 3 रेजिमेंट्स आई और जो है वो इनको खाली नहीं करा सकी। और बहुत एक स्वेर और एक बहुत पिच बैटल हुई जिसमें से फिर 3-4 दिन लड़ाई होती रही। आर्टिलरी फायर बहुत आता रहा। इंडियंस ने कुछ 250 आर्टिलरी गन्स उस सेक्टर के अंदर, छोटे से सेक्टर के अंदर जो कि 6-7 किलोमीटर का सेक्टर बनता है, उसके अंदर 250 गन्स जिसमें वोफर्स भी थी वो मोबिलाइज करा ली। इंडियंस ने इस दौरान इन 1.5-2 महीनों के अंदर 1200 एयर सॉर्टीज़ की, और उनका टारगेट जो था वो इन हिल टॉप्स था ताकि इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि नीचे से जो इंडियन ट्रुप्स थे वो नहीं आ पाते थे। वेव्स की वेव्स आती थी और आगे से जो रेजिस्टेंस थी या जो फायर था उससे वो वेव्स की वेव्स ख़त्म हो जाती थी। कैजुअल्टीज़ इंडियंस की जो थी वो अनलिमिटेड थी, जिसको वो 500 कहते हैं, लेकिन 500 तो शायद उनकी एक बटालियन की कैजुअल्टीज़ थी, बहुत सारी बटालियंस जी हज़ारों में कैजुअल्टीज़ थी जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। सो अगर आप इस तरह से देखें तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और ये मैं ये समझता हूँ कि इनका, क्योंकि नॉर्थ जो है हमारा ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान और इसका जो इलाका है, यहाँ पे तो ये स्ट्रगल इज़ फेमस, और इस तरह की स्ट्रगल, और ये अपने जो बड़े हैं उनको फॉलो कर रहे थे। क्योंकि 47 के अंदर जब यहाँ पे डोगरा राज था कश्मीर में, और इंडियंस ने दे ट्राइड और दे रादर उनका था कि इस पूरे इलाके पे कब्ज़ा कर लिया जाए, तो उस वक़्त कर्नल हसन मिर्ज़ा और ब्रिगेडियर शेरुल्ला बेग, इन्होंने जो लोकल रैक टैक लोग थे जो पुराने फ़ौजी थे इनको इकट्ठा करके एक मूवमेंट और एक स्ट्रगल की थी, जिसके बाद ये पूरा इलाका जो कि कई हज़ार किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर बनता है इसको आज़ाद करवाया। तो आई थिंक उसी ट्रेडिशन पे चलते हुए इन्होंने ना सिर्फ उस इलाके का दिफा किया बल्कि उसी कॉन्सेप्ट और उसी जो कुर्बानी थी उसकी लाजवाल मिसाल एक दफ़ा फिर दुनिया का बुलंद तरीन महाज है, एक कठिन वो जगह है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं टाइगर हिल है, और वहाँ पे टेम्परेचर के मसाइल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के मसाइल हैं। कैसी एफर्ट्स रही, कैसी ट्रेनिंग होती है, क्या प्रैक्टिस होती है? बिल्कुल आसान काम नहीं है जी। अब टाइगर हिल की जो हाइट है इट इज़ ओवर 14,000 फीट,
उस 14,000 फीट में 14,000 से, और उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो 16,000 फीट है। सो उस पूरी हिल को अगर आप देखें तो 14,000 से 16,000 के ऊपर तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है और इट इज़ वेरी टफ। और ना सिर्फ ये चलें, ये तो एक एक्लेमेटाइजेशन है जो कि एक जब आपको ऐसे महाज पे भेजा जाता है तो पहले आप एक्लेमेटाइज होते हैं, वो डेफिनेटली ये सारे सोल्जर्स एक्लेमेटाइज हुए थे। लेकिन आप ये देखिए कि ना आपके पास एम्यूनिशन था, ना आपके पास खुराक थी, आपके उस वक्त सारी दुनिया के सैटेलाइट्स जो थे वो आपके लॉजिस्टिक रूट के ऊपर प्लेस कर दिए गए थे ताकि आप जो हैं वो आपकी ज़रा सी भी सप्लाई भी ना पहुंच सके और आपकी मूवमेंट हो। तो उस पर इंडिया और शोर मचा रहा था कि जी ये पहले इंडिया ने ये कहा कि ये अफगानिस्तान और इर्रेगुलर हैं जिन्होंने हम पे अटैक कर दिया है। फिर खैर जब उसको NLI का और हमारे ट्रुप्स का पता चला तो उसने फिर ट्रुप्स की तरफ कर दिया और फिर एक बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था जिसमें कि आइसोलेट जो है वो करने की कोशिश की जा रही थी। तो पाकिस्तानी साइड से जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, खुराक और मैन पावर वो आ रही थी, लेकिन बहुत कैलकुलेट होके आ रही थी ताकि उन सारी जो उस वक्त आप जो इंटरनेशनल स्पॉटलाइट के अंदर आ गए थे उस स्पॉटलाइट के अंदर उसको वो करने के लिए। सो इस तरह से कोई एक प्रॉब्लम नहीं था। एक साइड से एनिमी था जो कि बार बार अटैक कर रहा था, वेव्स की वेव्स आ रही थी, दूसरी साइड से आर्टिलरी फायर था, एयर रेड्स थी जो कि कॉन्टीन्यूस आती थी। जैसे मैंने आपको बताया छोटे से 8 किलोमीटर के अंदर 1200 सॉटीज का आना, इट इज शायद ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुआ हो। तो और दूसरी तरफ क्लाइमेट था, तीसरी तरफ आपके पास जो था ना खुराक थी ना एम्यूनिशन था, बहुत लिमिटेड था। इट वाज नॉट ओनली राशनड बट आप कह लीजिए कि एक्सट्रीम कंस्ट्रेंट था उसको यूज करने का। तो इन सारी चीज़ों के साथ फाइट करना, आई थिंक इट रिक्वायर्स रियल करेज एंड वन हैज़ टू बी अ रियल लाइन हार्ट जो बिल्कुल हीरोज़ हैं हमारे। और कितनी बड़ी एग्जांपल आप ये समझते हैं जो नौजवान अब फौज में मौजूद हैं और हम ये जानते हैं कि इस हवाले से लेक्चर्स दिए जाते हैं, हत्ता कि इंडिया में भी इनको उन टॉपिक्स में शामिल किया गया है और उनके हवाले से बात की जाती है। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, इसका अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फोटे है, जो इसका ट्रेडिशन है वो इसकी ब्रेवरी है। क्योंकि ये हमारे जो जिनको ये फॉलो करती है वो एग्जाम्पल्स जो हैं मिलिट्री हिस्ट्री में जो पढ़ाई जाती हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई जाती हैं, हज़रत अली हैदर करार की पढ़ाई जाती हैं। तो वो जब इमाम हुसैन की पढ़ाई जाती है तो जब ये वो ट्रेडिशन के साथ आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। मैं जब ये कारगिल का जब ये वाक़या हुआ तो मैं GHQ में पोस्टेड था और मैं किसी काम से हमारी जो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है वहाँ पे गया तो मेरे एक यूनिट ऑफिसर आए हुए थे जो कि उस वक्त मेजर साहब। तो मैंने वहाँ देखा तो वो और उनके साथ और उनके 3 कोर्समेट्स उधर से निकल रहे थे MS ब्रांच से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सर किस लिए आए हैं यहाँ पे? तो उन तीनों ने GHQ में पोस्टेड थे और वो तीनों MS ब्रांच में लड़ रहे थे अपने जो कंसर्न सेक्शन है कि हमें आज ही कारगिल में पोस्ट करें, हमने आज ही कारगिल के लिए लड़ने के लिए जाना है। सो वॉलंटियर मांगे MS ब्रांच ने। जब ये ऑपरेशन चल रहा था रिक्वायरमेंट थी 30 वॉलंटियर्स की। आप हैरान होंगे कि पूरी फौज ने वॉलंटियर कर दिया, हर ऑफिसर ने वॉलंटियर कर दिया। तो आई थिंक ये दुश्मन को इसका अंदाज़ा है, इसीलिए जो ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह जो हैं ही प्रेज्ड द सोल्जर। तो लेकिन आप देखिए कि कारगिल को लेके अगर आप देखें तो उसको फिर पोलिटिसाइज भी करने की कोशिश किया गया। उसको आप सेटिंग दैट असाइड, कारगिल एज अ मिलिट्री ऑपरेशन, एज अ वेलर, एज अ स्टोरी ऑफ ब्रेवरी, I think it is one of the best story which has to be taught in the annals of military history, जिसमें पढ़ाना चाहिए, जिसमें बताना चाहिए कि एक बहुत ही शायद अगर कहीं और हुआ था तो कारगिल के हर मार्के के ऊपर कोई हॉलीवुड की मूवी बनी होती। सो इट इज़ जो ह्यूमन लिमिट की जो एक्सेलेंस है वो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा, एवरीवन नोज़ कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है बैटल हार्टेंड है, दुनिया इसको मानती है। जिस तरह से हमने देखा कि बहुत से ऐसे ऑपरेशंस पाकिस्तान में भी हुए जो यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे, उनको वाइप आउट करने के लिए, उनको यहाँ से निकालने के लिए। और कल भी हमने देखा मेजर अब्दुल्ला शाह, उन्होंने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। आए रोज़ हम सुनते हैं इस तरह की चीज़ें कि जो हमारे जवान हैं वो वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि उनको उस तरह से हम पजीराई दे रहे हैं एज अ कौम? हम हमेशा कहते हैं जो शहीद हैं वो हमारे ही हैं, और आपको लगता है कि वही पजीराई अब आवाम की तरफ से अभी भी उन्हें मिल रही है? क्योंकि एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक पेश आया 9 मई का, जो हमने देखा कि नहीं होना चाहिए था। जी मैं तो ये कहता हूँ जी कि जिन लोगों का इंटरेक्शन हिंदुत्व माइंडसेट के साथ नहीं है
जो शायद चलें वो तो शायद बहुत ही कोई 1 in a million का हो सकता है, लेकिन जो उनको नहीं पढ़ते, जो उनको नहीं समझते, जो हर साल नागपुर इंडिया के अंदर जो बीजेपी RSS का मेन कंग्रीगेशन होता है जिसमें 5 से 7 लाख इनके अपॉइंटमेंट होल्डर्स आते हैं, और जब वहाँ पे बात की जाती है, अगर कोई वो सुन ले और उसको देख ले तो आई थिंक कि फिर उसको एहसास हो जाएगा कि ये जो कुर्बानियाँ हमारे यंगस्टर्स, हमारे यंग ऑफिसर्स, हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाही, बहादुर सिपाही ये दे रहे हैं, तो फिर उनको उसका एहसास हो जाएगा। वहाँ पे नागपुर के अंदर कोई मूर्ति नहीं रखी जाती, मतलब जो हर आपको पता है कंग्रीगेशन का आगाज़ किसी भी रिलीजन में हो वो इबादत से होता है, तो वहाँ पे जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है जिसकी स्टार्ट ऑफ द कंग्रेगेशन से पहले पूजा की जाती है, और ये कहा जाता है कि दिस पोर्शन जो अब उधर चला गया है ये हमने वापस लेना है। तो जब एक ये मेंटेलिटी है और फिर ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है वो एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो मतलब सॉरी टू यूज़ द वर्ड, मैं तो ये कहना भी नहीं चाहता कि ये एग्जिस्ट अब नहीं कर पाएगा खुदा न खास्ता, और इसको हमने हर सूरत में ब्रेक करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसकी मल्टीपल सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ हैं। बिल्कुल, इसकी पहली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसके अवाम हैं और लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने माइग्रेशन की, जो बाय पर्पस बाय चॉइस माइग्रेट करके आए, और हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई कैजुअलिटी थी, किसी हर एक के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ था ड्यूरिंग दैट। दूसरी पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसकी एग्रेरियन इकोनॉमी है, और तीसरी उसकी फ़ौज है। तो अगर आप देखें तो इन तीनों ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अभी इंटरनल डाइसेक्शन के थ्रू, इंटरनल पॉलिटिकल क्योस के थ्रू और इंटरनल पॉलिटिकल डिसहार्मनी के थ्रू इन तीनों सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ को बड़े सिस्टमैटिकली हिट किया जा रहा है। सो वो लोग जो फाटा के लोग हैं, जो KP के लोग हैं, उनसे आप पूछिए कि इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो पिछले 15 साल से जो वॉर एंड टेरर हो रही है उसमें कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं यंगस्टर्स ने, हमारे आर्मी के ऑफिसर्स ने और हमारे पुलिस के जवानों ने, जी इवन पुलिस के जवानों ने, और उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, तो उनकी मिसाल नहीं मिलती। सो एक इसका एहसास अब एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर आना और किसी चीज़ के ऊपर एक नैरेटिविटी जो कि दुश्मन आपका फीड कर रहा है उसका हिस्सा बन जाना, जिसको लेनिन की ज़बान में यूजफुल इडियट कहते थे, बगैर समझे बगैर सोचे, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें फिर इट्स वेरी डैमेजिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तज़कियाकार हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ नए सिस्टम बनते हैं तो उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। जहां पुलिस के कंप्यूटराइज सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक क्लिक पर अब हम देखते हैं कि पुलिस के सामने मुल्ज़िमान की पूरी डिटेल सामने आ जाती है। लेकिन अब इसके साथ साथ पुलिस के इस ऑनलाइन सिस्टम के कुछ नुकसानात भी सामने आ रहे हैं, बल्कि इस सिस्टम की ख़राबियों के मुतालिक शिकायत भी सामने आई हैं। पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम के जिस मामले पर तनकीद की जा रही है उसकी वजह बड़े पैमाने पर ऐसे अफराद का उससे मुतासर होना है जो कि सिर्फ इल्ज़ामात की ज़द में आए हैं और उनके मुकदमात ख़त्म हो गए, लेकिन उनके नाम अब भी सिस्टम में मौजूद हैं। ऐसे सैकड़ों वाक़यात सामने आ रहे हैं जिनमें जुर्म साबित हुए बगैर जो लोग हैं उनके नाम जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त में डाले जा रहे हैं। यानी एक तरफ FIR दर्ज होती है और उसी वक्त नाम शामिल कर लिया जाता है, और फिर शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि इस नाम को किस तरह से निकाला जाए ताकि लोगों को इस हवाले से कोई तकलीफ ना पेश आए। हमें ज्वाइन किया लाहौर आफ्ताब फुलरवान साहब ने, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शाहिद रिजवी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे आज इस हवाले से बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज पुलिस ऑनलाइन सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम कागजी कार्रवाई से निकल कर एक कंप्यूटराइज सिस्टम के दौर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बेगुनाह लोग हैं या फिर वो गुनाहगारों की फहरिस्त में रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इसमें मैं कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। इट इज़ लाइक क्रिमिनल्स रिकॉर्ड ऑफिस या PSRMS, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। जी जब कोई FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसला होगा कि कौन इनोसेंट है,
और कौन इसमें कसूरवार है। ठीक है। केस विल बी सेंट टू द कोर्ट और कोर्ट में फिर उस पर डिसीजन होगा कि उसको सज़ा दी गई कि वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गया, एक्विट हो गया, बरी हो गया। अब ये कोई नई बात नहीं है जो हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। बेसिकली इससे पहले वो बहुत ऑब्सोलीट और फरसूदा निज़ाम था कि चीज़ कागज़ों में लिखी हुई और उसका नुकसान ये होता था कि वो उस पुलिस स्टेशन की हद तक ही होता था। वही बंदा अगर दूसरे पुलिस स्टेशन की हदूद में चला जाए तो वो डाकू से अचानक शरीफ आदमी बन गया। अब हमने ये किया कि उस जो भी क्राइम का रिकॉर्ड होगा एक्सक्यूज मी, तो वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में एंटर हो गया। एंटर हो गया तो वो हमारे पूरे पंजाब के रिकॉर्ड में आ गया। ठीक है। अब एक बंदे ने अगर डेरा गाजी खां वारदात की है तो जब हम इधर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये डेरा गाजी खां में फलां मुकदमे में मतलूब रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्टम के ना फायदे बहुत ज्यादा हैं। मसलन आप घर में मुलाजिम रखते हैं जी, आप क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि ये पिछले घर में इसने रॉबरी की वारदात की थी, आप वारदात से बच गए। ठीक है। जॉब के लिए आप किसी को रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप चेक करते हैं तो पता चलता है कि पिछली जॉब में ये फ्रॉड करने की वजह से निकाला गया था। ठीक है। सो इसमें एक आगही आ गई डिपार्टमेंट लेवल पे भी, पुलिस डिपार्टमेंट लेवल पे भी और पब्लिक के लेवल पे भी। ठीक है। कुछ अब आपने चीजों की निशानदेही की कि मसाइल प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे एक बंदे पर झूठा पर्चा दर्ज हो गया, पुलिस तफ्तीश में वो बेगुनाह हो गया। अब उसका जो CRO होगा उसमें लिखा होगा कि ये उस पर पर्चा दर्ज हुआ, लेकिन आगे उसका स्टेटस भी अपडेट किया गया होगा कि ये बेगुनाह हो गया था या अदालत ने इसको बरी कर दिया था। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि जी ये हमारे रिकॉर्ड से FIR ही उड़ा दी जाए। देखें, हमने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। उसमें कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनका आगे एजुकेशन का मसला आ जाता है या कुछ जिन्होंने बाहर जाना है, तो महकमा पुलिस उनके मसाइल से मुकम्मल तौर पे आगाह है। उस सिलसिले में पॉलिसी मेकिंग हो रही है। ठीक है। पुलिस का मकसद किसी के कैरियर को खराब करना नहीं है, पुलिस का मकसद किसी के कैरियर को दागदार करना नहीं है। वी आर ओनली मिरर टू द सोसाइटी। लेकिन उस मिरर में हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा बेगुनाह बंदा, उसका रिकॉर्ड खराब ना हो, उसका कैरियर खराब ना हो, उसकी ट्रैवलिंग खराब ना हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम से भी मुतासिर हो रहे हैं? क्योंकि कुछ इतलात ये हैं जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी मसाइल का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। उनका अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उन्हें करनी है जो यहाँ से जारी है, फिर उसमें उनको मुश्किल का सामना है। जैसे सर बता रहे हैं, जो लोग भी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो बेगुनाह थे तो फिर भी उनके जो केसेस हैं या FIR हैं वो फिर पॉपअप हो जाती हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम का निशाना बन रहे हैं? देखें, तादाद तो हम नहीं कहेंगे कि इसमें 100 हैं या 1000 हैं या 10,000 हैं। काफ़ी तादाद ऐसी है कि जो लोग जिनको पता भी नहीं होता उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, वो किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां उनको बायोमेट्रिक सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो वो जैसे अपना थंब लगाते हैं तो उस सामने रिकॉर्ड आ जाता है कि वो इस बंदे के खिलाफ तो कोई पर्चा दर्ज हुआ है। अब बात आफ्ताब साहब ने यही की कि कोई भी मुकदमा दर्ज हो जिससे, जैसे कि डकैती है, चोरी है, कत्ल है, आम तौर पे आप देखते हैं कि जी कत्ल किसी ने किया है तो उसमें कहते हैं जी 4 नामालूम बंदे हैं, 5 नामालूम बंदे हैं, 10 नामालूम बंदे हैं। अब होता क्या है, 2, 3, 4 नामजद हो जाते हैं। उसके बाद जो नामालूम होते हैं, पर्चा दर्ज होने के बाद जब तफ्तीश का अमल शुरू होता है, तो मैं अगर मुदई हूँ या आप हैं या आफ्ताब साहब हैं, तो हम कहते हैं जी फलाना बंदा भी हमें मतलूब है, शुबह है। हम उसका उसमें ज़िम्नी में नाम लिखवाते हैं कि जी ये भी शामिल था, वो भी शामिल था, ये भी शामिल था। जितने बंदे हमने नामालूम में रखे होते हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि जी नामजद करवा दें, चाहे वो खारबाजी में हो, चाहे वाकई हम देखें बाद में हमें पता लगे कि ये भी साथ था, ये भी साथ था। उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कई बेगुनाह लोग जो बाहर बैठे हैं जी, 109 की एक दफ़ा है, उसको कहते हैं जी मशवरा किया था। अब एक बंदा अमेरिका बैठा है, मेरा वो दोस्त है, मेरी उससे फ़ोन पर रब्ता हुआ, मैंने कहा जी फलाना बंदा उसको कत्ल करना, तो आप बताओ किससे करवाएं? वो उसका नाम भी आ जाता है, उसको पता भी नहीं होगा कि मेरा यहाँ किसी पर्चे में नाम दर्ज हो गया। ठीक है। अगर वो जैसे बाहर से पाकिस्तान वापस आएगा, ट्रैवल करके एयरपोर्ट में आएगा, अपना वो यहाँ पाकिस्तान में देगा जी, एग्जिट होने के लिए पासपोर्ट वगैरह टिकट, तो एकदम उसका सामने रिकॉर्ड हो जाएगा। वो हो सकता है उस इश्तिहारी भी हो चुका हो,
तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, वो तो परेशान हो जाएगा ना। जैसे आप बात करें ओवरसीज काफी तादाद से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीजें देखने वाली हैं। ठीक है कि काफी सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ मुकदमात, जैसे मैंने बताया, चोरी है, डकैती है जी, नामालूम पे चोरी का पर्चा करा दिया। ठीक है, बाद में जब ज़िमनी में जाते हैं तो कहते हैं जी मुझे कोई शुबह है कि इस बंदे ने और इस बंदे ने और इस बंदे ने मेरा सामान चोरी किया है या मेरे साथ डकैती की वारदात की है। जब जिसको शनाख्त परेड भी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है, डकैती की वारदात में। ठीक है, क्या है जी आपकी डाकू पकड़ेंगे, इनको शनाख्त करें। वो उसमें कहते हैं हाँ जी यही था, यही था, यही था। तो वो मुकदमात में जो नामालूम होते हैं उसमें नामजद हो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं ज़ाती रंजिश की बिना पर ले दे के किसी की डकैती का पर्चा करा लेते हैं, चोरी का करा लेते हैं जी। कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी इक़दाम कत्ल 324 दफ़ा लगती है, उसमें नामालूम बंदे रख के उसके अंदर जब बंदों को आप नामजद करेंगे, ठीक है, मतलब मैं हूँ या कोई और है जिसका रिकॉर्ड साहब का कोई भी नहीं है, ठीक है, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि मेरा रिकॉर्ड आ गया है, मुझे पर्चे में नामजद कर लिया। बाद पुलिस बुलाती लोगों को बिल्कुल उसका अंदाजा भी नहीं होता। और जिस तरह से आफ्ताब साहब, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो जिस तरह से आप निशानदेही कर रहे थे कि हम सिस्टम में चेक कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मुलाजिम रख रहे हैं, वो एक हमें बता दें, कोई वेबसाइट है, कोई पोर्टल है, कहाँ पे लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं या फिर उन्हें पुलिस के पास ही जाना है इन तमाम चीज़ों की मालूमात के लिए। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो सिस्टम में जो ख़राबी है अभी जो चल रही है, उस पर आप कह रहे हैं प्लानिंग तो की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को मुश्किलात का सामना है उनके लिए क्या वे आउट निकाला गया है, वो फिर कहाँ पे कांटेक्ट करें, किस तरह से इस मसले को सॉर्ट आउट करें? जी, मैं 3 चीज़ें इस मामले में आपके ज़रिए पब्लिक के नोटिस में लाना चाहता हूँ। पहले तो ये अगर किसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए फ़र्ज़ करें आपने मुलाजिम रखना है, तो आप सबसे पहले उसका शनाख्ती कार्ड लें। ठीक है, शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई मुलाजम या मुलाजमा ना रखें। यहाँ पे पूरे गैंग्स बने हुए हैं औरतों के, जिनके पीछे उनके मर्द हैंडलर हैं, और वो इसलिए औरतों को वारदातों के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि औरत की फौरी तौर पे बेल हो जानी है जी। ठीक है, उसका फिर ये क्रिमिनल गैंग्स फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने किसी मुलाजमा को घर में नहीं घुसने देना जब तक आप उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानते नहीं हैं या उसका शनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड लेने के बाद आप पहचान ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आप वो डेटा डालेंगे, तो अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका होगा तो वो आपको इंडिकेशन कर देगा कि ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर कंसर्न पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो वो उसको कर लेंगे। दूसरी बात, शाहिद रिजवी साहब बड़े सीजन्ड साफ़ी हैं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। इन्होंने बड़ा राइटली पॉइंट उठाया है कि ततीमे बयान में नामजद कर दिया जाता है, झूठा पर्चा दर्ज करवाया जाता है, क्रॉस वर्शन करवा दी जाती है। ये हमारे लीगल मसाइल हैं और उसमें ये है कि आप हैरान होंगे कि आप किसी पर संगीन तरीन मुकदमा भी दर्ज करा दें तो उस पर सेक्शन 182 ताज़ीरात पाकिस्तान लगता है, जिस पे पुलिस केस भी रजिस्टर नहीं कर सकती। इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल केस। सो उसका फिर लोग बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं झूठा पर्चा दर्ज करवाने, लेकिन जिस पर झूठा पर्चा दर्ज हो जाता है उस बेचारे का कैरियर तबाह हो जाता है। बिल्कुल। 2 सेक्शंस ऐसे हैं कानून के जिनकी फौरी तौर पे अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 154 CRPC, जिसके तहत आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है कि जो बंदा भी आएगा आप मुकदमा दर्ज करेंगे, चाहे आप उसके खिलाफ किसी किस्म का भी संगीन मुकदमा दर्ज कर दें। इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई झूठा पर्चा दर्ज करवा देता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं जी, सेक्शन 182 लगा दे। अब सेक्शन 182 में मैंने अपने पूरे करियर में सजा होते नहीं देखी। उसके के लोगों को हौसला अफजाई हो रही है कि वो चाहे झूठा क्रॉस वर्शन करवाएं, चाहे झूठा ततीमा बयान दे दें, और इस तरह ये एक विशेष सर्कल चल पड़ता है और उन लोगों का कैरियर तबाह हो जाता है जो इसके नतीजे में CRO में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन अमेंडमेंट्स के हवाले से क्या काम नहीं हो रहा या इस पर कोई सोच विचार हो रही है? होना चाहिए, सुना था इस पर कुछ काम हुआ है, लेकिन कोई ऐसा सॉलिड लेजिस्लेशन इस पर मैं ये समझता हूँ कि हम जो पुलिस हैं हम लोगों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, हम लोगों की जान माल और इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं। तो हम इंडिकेट भी करते हैं कि ये कानून में फ़लाँ जगह पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ये होनी चाहिए।
ठीक है, 154 की और 182। ठीक है। अच्छा शायद साहब, जिस तरह से आप भी ये जिक्र कर रहे थे और आफ्ताब साहब ने भी आपकी बात को ये आगे बढ़ाया कि लोग इस तरह से पर्चे करवा देते हैं, झूठे पर्चे करा देते हैं, झूठे नाम कराते हैं। एक और बड़ा अहम मामला है कि जो लोग इश्तिहारी हो जाते हैं, जिन्हें अदालत तलब करती है, अगर वो अदालत नहीं पहुँचते तो जो उनको बुलाया जा रहा है, जो नोटिस सर्व किया जा रहा है, वो गलत एड्रेस पर किया जाता है और लोग इस में इश्तिहारी भी हो जाते हैं। उस हवाले से फिर क्या प्रोसीजर है? ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग जो जैसे वही बात है ना कि जैसे पर्चा दर्ज होना है, अब पर्चा दर्ज होगा जी हमीद के नाम का, उसकी पुलिस को वल्दियत नहीं मालूम, उसका एड्रेस नहीं मालूम, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं मालूम, पुलिस जल्दबाजी में करती है जी हमीद, लतीफ़, सलीम, ये सारे नाम लिख के ले जाती है। अब जैसे मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जाता है पर्चा, जो उसका आईओ है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जितने नाम लिखे हैं मुदई को बुलाए, उससे बात करे, उनकी वल्दियत ले, उनके एड्रेस ले, उनके आईडी कार्ड नंबर ले, ठीक है, ताकि जब वो उसका रिकॉर्ड आगे चले, सीआरओ में चढ़े तो उसका मुकम्मल कंप्लीट रिकॉर्ड हो। अक्सर ऐसा होता है कि सीआरओ रिकॉर्ड, अब तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इसमें बेहतरी आ रही है कि जो रिकॉर्ड डाकू भी हैं, कोई बड़े ख़तरनाक मुलजिम भी हैं, तो उनका सिर्फ नाम लिखा होता है, ना उनका एड्रेस होता है, ना उनका शनाख्ती कार्ड होता है, सिर्फ उसको एक नंबर अलाट कर दिया जाता है सीआरओ का कि जी वो फलां है। इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे भी अफसरान आए, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज़ अपनाई, उसको अपडेट करते गए। अब आके काफ़ी सारी चीज़ें ये हो गई हैं कि जिस मुलजिम का सिर्फ नाम है या उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है या उसकी वल्दियत नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड सीआरओ में एंटर नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये तफ्तीशी उसका मुकम्मल सारा डाटा नहीं लाएंगे, सिस्टम को यानी कि साथ साथ बेहतर किया जा रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जैसे आपने कहा जी एक बंदा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो अदालत पेश ही नहीं हो रहा, उसको नोटिस गलत एड्रेस पे जा रहा है, ठीक है, या जो अदालत उसके पास एड्रेस ही नहीं है, वो नोटिस कैसे उसको दे जाके, वो अदालती इश्तिहारी होता जाएगा, अदालत पेश ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा। हाँ, जब कभी उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, वो इसमें सीआरओ में एंटर हो जाएगा जी, वो किसी जगह फिर वही नाके पे या किसी और जगह जाता है या बैंक जाता है जी, या कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाता है, वो अंगूठा लगाता है तो उसका सामने रिकॉर्ड सामने, ठीक है, वो इश्तिहारी होगा तो पुलिस आएगी, उसको पकड़ लेगी। या कहीं बाहर के मुल्क ट्रैवल करेगा, यहाँ से जाते हुए जैसे ही वो अपना आईडी कार्ड देगा या पासपोर्ट देगा इमिग्रेशन वालों को, क्योंकि उनके पास भी सारा ये सीआरओ का रिकॉर्ड होता है, पुलिस ने उसको किया हुआ उसके साथ इंटरलिंक, वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, एफआईआर वाले मुकामी पुलिस को बुलाएंगे, उससे पकड़ा देंगे। वो बंदा परेशान होगा कि जी मैं तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल लोगों को आइडिया नहीं होता और उन पर बाज़ दफ़ा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि लोग सुस्ती बड़ी करते हैं। अदालत से किसी केस का भी हो गया है तो वो हम इतनी हिम्मत नहीं करते जाके सीआरओ में जाके बताएं कि बिल्कुल इसका रिकॉर्ड अपडेट किया जाए, उस वजह से भी काफ़ी लोग जो हैं परेशान होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसपी सीआरओ लाहौर आफ्ताब हुलरवान और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपके साथ एक वायरल वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि सिर्फ पाकिस्तान या भारत ही नहीं बल्कि जो दुनिया भर के सियासतदान हैं वो अपनी आवाम की नज़रों में इज़्ज़त बनाए रखने के लिए झूठ भी बोलते हैं, ख्वाब भी दिखाते हैं और अजीबो गरीब काम भी करते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेक्सिको की रियासत ओहाका के एक कस्बे के मेयर ने किया है। सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने और उनकी तोहम परस्ती की पैरवी करते हुए खुशहाली लाने और आवाम की किस्मत रातों रात बदलने के लिए उन्होंने एक मगरमच्छ से शादी कर ली है। और शादी के इस पुरमसरत मौके पर जो मेयर हैं उन्होंने दुल्हन से एतराफ़ मोहब्बत भी किया और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उठाने के अज़्म का इजहार भी किया है। शादी की इस तकरीब में मगरमच्छ दुल्हन को रिवायती सफ़ेद लिबास पहनाया गया जो इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। इस तकरीब में जो बाराती मौजूद थे वो रिवायती गानों पर रक्स करते भी दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीर में दुल्हा को दुल्हन का बोसा लेते हुए भी देखा जा सकता है जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, ख़तरनाक काम है। ताहम जो हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र इस दुल्हन का मुँह भी बांध दिया गया है जो कि शायद तारीख़ में पहली बार हुआ होगा। तो वाज़ेह रहे कि छोटी शहज़ादी के नाम से पहचाने जाने वाली ये 7 साला मादा मगरमच्छ से मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि ये एक देवता की नुमाइंदगी करती है और रियासत ओहाका में मगरमच्छ से शादी का रिवाज सदियों से राइज है जिसका मकसद
खुशहाली लाना होता है तो यहाँ के जो उनकी जानिब से ये शादी की गई है, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कमेंट्स भी देखने में आ रहे हैं जिस तरह से दुल्हन को तैयार किया गया है, लेकिन हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र इनके मुंह को उन्होंने बांध दिया था। और अब देखना यह है कि इस शादी के बाद वहाँ पर खुशहाली आती है या नहीं आती। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुमा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।